नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़े सीमेंट की कीमत। पिछले 11 दिनों में 50 रुपए का इजाफा। बढ़ते दामों के विरोध में बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम और सीएम को लिखा था पत्र। रायपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव। सीएम विष्णुदेव साय साइंस कॉलेज मैदान में करेंगे उद्घाटन। 14 जनवरी को होगा समापन। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश। स्टूडेंट्स स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी लागू करने की तैयारी। रायपुर में गौमांस बिक्री पर कांग्रेस का एक्स पोस्ट। बीजेपी नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा और आरोपी की फोटो की शेयर। लिखा, गौ तस्करी कांड का आरोपी निकला भाजपाई। सूरजपुर में ट्रिपल मर्डर के मामले में कार्रवाई। 2 महिला सहित 23 आरोपी गिरफ्तार। कल पत्रकार के माता पिता और भाई की हुई थी हत्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। अल्ट्राटेक समेत कई कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 340 से 350 रुपए बढ़ गए। पिछले 11 दिनों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। जनवरी से पहले 280 से 290 रुपए इसकी कीमत थी। दाम बढ़ने से कंस्ट्रक्शन का काम प्रभावित हो सकता है और इसके विरोध में बृजमोहन अग्रवाल ने एक लेटर लिखा था। बृजमोहन ने पीएम और कार्यालय और सीएम को इसके लिए पत्र भी लिखा था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा बड़े संवाददाता स्टार जैन फोन लाइन पर जुड़ा है। स्टार, छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और आम लोगों पर इसका असर देखने को भी मिल रहा है। देखिए, ये निश्चित तौर पर एक सीमेंट ऐसी चीज है जो गरीब तबके से लेकर उच्च वर्ग तक से जुड़ी हुई वस्तु है और इसके दाम में इजाफा होना सीधा सीधा लोगों के बजट पर प्रभावित करता है। न सिर्फ आम जनता के बजट बल्कि कई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो चाहे ब्रिजेस के हों, चाहे यदि बात करें आवास योजना की बात, तो उसके भी इस पे बजट पे असर पड़ेगा। और 11 दिनों 50 रुपए तक की कीमत बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दूं, ये आम जनता पे एक बहुत बड़ा स्ट्राइक है और ये कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि सरकार को सीमेंट कंपनियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, खासकर कीमतों को लेकर, क्योंकि कार्टेल बनाकर सीमेंट कंपनियां जो दाम बढ़ाती हैं और जिसका बोझ आम जनता पे पड़ता है। पिछले 11 दिनों में लगभग 50 रुपए प्रति बोरी के दाम बढ़ चुके हैं। और आपको बता दूं कि लगातार ये मामला देखने में आया कि सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ाती है, एक साथ इकट्ठा कार्टेल बनाकर दाम बढ़ाती हैं। बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने भी कहा कि बृजमोहन अग्रवाल एक वरिष्ठ नेता और उन्होंने मामले को उठाया, मतलब गंभीरता को देखते हुए उठाया है। और उनका ये कहना है कि सरकार को बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है पूरे छत्तीसगढ़ का है, चाहे वो बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले या क्लिंकर जो है उसकी बात कर ले, तो सीमेंट कंपनियों को जब रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ से मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को सीमेंट कम दाम में मिलना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है। यहाँ पे लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर मामला है और इसको लेकर लगातार आवाज उठ रही है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायपुर से। स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को सीएम ने बधाई दी। विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी। युवाओं के लिए विवेकानंद प्रेरणा के एक बड़े स्रोत है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से। स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को ये बधाई दी है। विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी। युवाओं के लिए विवेकानंद प्रेरणा के एक बड़े स्रोत है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज से राज्य युवा महोत्सव का आगाज होगा। आज से 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम विष्णुदेव साय इसका उद्घाटन करेंगे। 14 जनवरी को समापन में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे।
तो युवाओं को इस मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम साय आज राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत करेंगे। 14 जनवरी को समापन में राज्यपाल शामिल होंगे। 3 दिवसीय ये महोत्सव होगा। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम साय इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि साइंस सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैलरी, स्पेस म्यूजियम और क्लाइमेट चेंज म्यूजियम की स्थापना की जाए। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बड़े निर्माण कार्यों की प्रगति की उपग्रह चित्रों के माध्यम से निगरानी करने की बात भी कही है। उन्होंने सूरजपुर जिले की प्रतापपुर तहसील के ग्राम मायापुर में एस्ट्रो साइंस सेंटर की स्थापना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात की तर्ज पर स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने रोजगार कार्यालयों में तकनीकी विकास और डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत शिक्षक और लिपिक संवर्ग के सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आगामी सत्र 2025-26 में छत्तीसगढ़ के 5 स्थानों नवा रायपुर, कबीरधाम, जगदलपुर, रायगढ़ और जशपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के कार्यों में तेजी लाई जाए। छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही पूरी कर ली गई। रायपुर निबोरा के ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का ऑडिटोरियम हॉल में यह प्रक्रिया संपन्न की गई। 8 जिला पंचायत अनुसूचित जनजाति और 8 जिला पंचायत अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया। इसके साथ ही 2 जिला पंचायत अनुसूचित जाति और 2 जिला पंचायत अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया। इसी तरह 6 जिला पंचायत अनारक्षित और 7 जिला पंचायत अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। और इस पर कांग्रेस हमलावर है। मामले पर पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। पिछले चुनाव में 7 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं। आरक्षण के साथ ओबीसी से अधिकार छीनने का यह षड्यंत्र है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची को रद्द कर नई संशोधित सूची जारी करने की मांग की है। ये बहुत चिंता और बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने अधिक जनसंख्या वाले समाज को, ओबीसी वर्ग को अध्यक्ष के आरक्षण से वंचित रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आरक्षण की प्रक्रिया पुनः करें, पुनर्विचार करें और ओबीसी वर्ग को लाभान्वित करें। क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग इस पे जवाब मांग रही है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। पर तो उनके मतलब इस कथन पे मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे देश का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का उनको मालूम है, सब मालूम है, ये भी बता दूं मैं आपको, लेकिन ये सिर्फ राजनीति करना है। एक तरीके से कांग्रेस ने पिछले लोकसभा से और एक तरीके का झूठ और भ्रम का वातावरण फैलाकर ही राजनीति करने का निर्णय किया है। जनता के हित में कोई काम नहीं करते। बड़ी खबर रायपुर से। सोशल मीडिया में एडिट रामायण वीडियो वायरल का मामला। वीडियो में कांग्रेस नेताओं को राक्षस के पात्रों में दिखाया गया है। अब इस मामले में कांग्रेस ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के विरुद्ध एफआईआर की मांग की है। तो बड़ी खबर है रायपुर से। सोशल मीडिया में एडिट रामायण वीडियो वायरल का यह पूरा मामला है। वीडियो में कांग्रेस नेताओं को राक्षस के पात्रों में दिखाया गया। कांग्रेस ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की है और बीजेपी नेताओं के विरुद्ध एफआईआर की मांग की। रायपुर से खबर जहां गौमांस बिक्री के मामले में कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है। बीजेपी नेता और गौमांस बिक्री के आरोपी की फोटो
पोस्ट किया गया। बीजेपी नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा और आरोपी मुंतजिर के फोटो पोस्ट किया गया है। राजधानी में गौ तस्करी कांड का आरोपी भाजपाई निकला। कांग्रेस ने इस शेयर के जरिए ये बताने की कोशिश की है। तो गौमांस बिक्री मामले में कांग्रेस का एक्स पोस्ट प्रफुल्ल विश्वकर्मा का मुंतजिर के साथ फोटो पोस्ट किया गया। राजधानी में गौ तस्करी कांड का आरोपी बीजेपी का करीबी है। कांग्रेस ने यह फोटो पोस्ट की है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला और शहर अध्यक्षों समेत पार्षदों को एक पत्र भेजा है और इस पत्र के माध्यम से सभी पार्षदों से डॉक्टर मनमोहन सिंह कमेटी के अंतर्गत सहयोग राशि जमा करने को कहा है। पत्र में लिखा गया कि वर्तमान पार्षद पार्टी संगठन की आर्थिक मजबूती के लिए अपने 5 साल के कार्यकाल का 5 माह का वेतन सहयोग राशि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के पास अनिवार्य रूप से जमा कराएं। पत्र में यह भी लिखा गया कि ध्यान रखें कि दावेदारी प्रस्तुत करने वाले वर्तमान पार्षदों की सहयोग राशि अनिवार्य रूप से जमा होना चाहिए। कुल मिलाकर 5 माह के वेतन को जोड़ें तो लगभग 50,000 रुपए एक पार्षद को जिला कांग्रेस कमेटी के पास जमा कराना होगा। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर निर्माणाधीन अविनाश एलिगेंस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सेंटरिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। 8वीं मंजिल से नीचे गिरने पर एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। छज्जा ढलाई के दौरान यह हादसा हुआ। रहमत बेग बलौदा बाजार और दूसरा मृतक रामदास बलरामपुर का निवासी बताया जा रहा। हादसे की जानकारी मिलने पर रायपुर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। एसएसपी, कलेक्टर, निगम आयुक्त राहत बचाव कार्य की मॉनिटरिंग में जुटे। कलेक्टर ने घटना की जांच करने के आदेश दिए। वहीं एसएसपी ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि यह हादसा अचानक हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मामले में बिल्डर अविनाश डेवलपर ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। निर्माण के दौरान मजदूरों के लिए किसी भी तरह से कोई सुरक्षा के उपाय नहीं थे। इस हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है। कड़कड़ा के एक बैग बैठ गया सर जी। कुछ इधर भी आया, लेकिन 2 लड़का जो टाइल्स वाले था वो भागने का कोशिश बहुत किया, लेकिन फोल्डी ने उसको समेट के दीवार के साइड कर लिया। जब हादसा हुआ तो आवाज आया ना, तब हम लोग बाहर निकले। तो बाहर आके क्या देखा सर? बाहर आके देखे कि ये भाड़ा जो है पूरा गिर चुका था जी। तब हम लोग आए, तब ये जो है तुरंत फिर निकालने का काम किए। हम लोग दबे थे सर, ऊपर जो काम कर रहे हैं उन लोग दबे थे, लेकिन हम इतना गिने नहीं है कि इतना मजदूर हैं। सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन भवन का जो आगे का छज्जा है वो गिरने के कारण कुछ श्रमिकों के फंसे होने की सूचना थी। तत्काल उस पर कार्रवाई की गई और जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया है। मलबे की अभी भी लगातार क्लियर किया जा रहा है कि कहीं कोई संभावना न रहे और जो लोग हॉस्पिटल गए हैं उनका उचित इलाज हो। प्रारंभिक तौर पर 8 लोग दबे हुए पाए गए थे। इनको सभी को 8 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। उसमें ये पता चला है कि एक की डेथ हो गई है, अभी 2 गंभीर रूप से हैं और अन्य सभी का इलाज वहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है। खबर रायपुर से, जहां टेनिस खिलाड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर टेनिस अकादमी खोलने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के आधार पर खेल विभाग ने लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से टेनिस कोर्ट का निर्माण कराया है। यह कोर्ट लगभग 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया है। हालांकि अब तक इसका उपयोग शुरू नहीं हो सका क्योंकि खेल विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग से इस टेनिस कोर्ट और बिल्डिंग को हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उनका कहना है कि बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। हाल ही सीएम विष्णुदेव साय ने टेनिस अकादमी शुरू करने की घोषणा हाल ही में कर दी है। ऐसे में अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब इस टेनिस कोर्ट को खिलाड़ियों के इस्तेमाल के लिए खोला जाता है। टेनिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग भले ही नहीं बनी, लेकिन कोर्ट पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए। उधर खेल विभाग के अधिकारी एसोसिएशन की मांगों पर विचार करने की बात कह रहे हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए अगर अनुमति मिल जाएगी, रेगुलर कोचिंग के लिए अगर अनुमति मिल जाएगी, तो इससे न सिर्फ प्रदेश के खिलाड़ियों का भला होगा, एक जो टेनिस कोर्ट बना हुआ है वो उसका भी अच्छी तरह से उपयोग होगा। अभी टेनिस अकादमी जो हमारी बनी हुई है वो अभी पीडब्ल्यूडी के ही पास है, हमने उसे अभी लिया नहीं है। इस वजह से अभी हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी उसका काम ख़त्म हो और हम लोग उसको ले लें। जो भी उसका इनकम्प्लीट काम है वो ख़त्म कर दे इस 2 महीने में, उसके बाद हम उसे ले लेंगे।
सरगुजा में गरीबों का चावल राइस मिलर्स और बड़े ट्रेडर्स में खपाया जा रहा है। पीडीएस संचालकों की मिलीभगत से फोर्टिफाइड चावल की कालाबाजारी की जा रही है। देखिए पीडीएस चावल की हेराफेरी पर हमारी ये रिपोर्ट। ट्रक में लदी सैकड़ों क्विंटल चावल की ये बोरियां और गोदामों में पड़ा ये चावल फोर्टिफाइड चावल है। इस चावल को सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में और एपीएल कार्ड धारियों को 10 रुपए किलो की दर में देती है, लेकिन गरीबों के हक का ये चावल सरगुजा में कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहा है। प्रशासन ने अलग अलग 3 ट्रेडर्स से 1 ट्रक चावल जब्त किया है, जो करीब 400 क्विंटल से ज्यादा है। इस चावल को ट्रेडर्स और राइस मिलर्स खपा रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। कई बार शिकायत सामने आई है कि ग्रामीणों को चावल दिए बिना ही इसे मार्केट में बेच दिया जाता है। भाजपा नेता और शिकायत करने वाले अशोक दुबे ने भी आशंका जाहिर की है कि इस तरह का खेल खेलकर शासन को चूना लगाया जा रहा है। मैंने इसकी शिकायत सप्रमाण तत्कालीन कलेक्टर से की थी। जांच में इस बात को उन्होंने प्रमाणित पाया कि अंबिकापुर निगम क्षेत्र में जो 63 पीडीएस की दुकानें संचालित हैं, इसी में करीब 80 लाख रुपए का घोटाला था। 1.5 साल पहले ही सरगुजा में पीडीएस दुकानों में 10 करोड़ से ज्यादा के चावल की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। भौतिक सत्यापन में पीडीएस दुकानों में चावल कम पाया गया था। ऐसे में सरगुजा में फोर्टिफाइड चावल की हेराफेरी का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन भी सख्ते में है। जिले के खाद्य अधिकारी को आशंका है कि इस मामले में पीडीएस दुकान संचालक भी शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगे जांच कर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बसंत ट्रेडर्स यहाँ से 45 क्विंटल और इसी प्रकार से श्रीराम ट्रेडर से 130 क्विंटल। टोटल आज की जो कार्रवाई है, जिसमें पीडीएस चावल के जब्ती कार्रवाई की गई 493 क्विंटल की लगभग हमारे जिले से टीम के द्वारा कार्रवाई की गई जब्ती की। सरगुजा जिले में पीडीएस चावल का ये घोटाला बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ शहर के आसपास के कुछ ट्रेडर्स पर ही कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके तार राइस मिलर्स के साथ जिले के कई रसूखदार लोगों से जुड़ सकते हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। दंतेवाड़ा जिले में बीएड डिग्रीधारी वाले 70 सहायक शिक्षकों की नौकरी चली गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। दरअसल 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग में सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। उस भर्ती में डीएड वालों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों की भर्ती भी की गई, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा और अब कोर्ट ने बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद अब जिले में शिक्षा व्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां एकल शिक्षक काम कर रहे हैं। अब विभाग ऐसे स्कूलों की भी जानकारी जुटा रहा है। चयनित शिक्षक 2023 में हुए थे, उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्देश प्राप्त हुआ था उच्च न्यायालय से, जिसके तारतम्य में हमारे जिले दंतेवाड़ा में 70 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी अनिवार्य योग्यता में बीएड दर्शित है, उनकी सेवाएं समाप्त हम लोगों ने की है।